जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो ज्वाइनिंग हो रही है उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे चेकिंग की जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किए जा रहे हैं। तो जो बच्चे पहुँच चुके हैं उनके हिसाब से मैंने डाटा निकलवाया भाई, ओरिजिनल डेटा है, कोई फेक नहीं बताऊँगा मैं। तो जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं उन लड़कों के द्वारा बताया गया है कि वो यही जमा करवा रहे हैं, यही लेके आप चले आओ, और आपकी जो मर्जी आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, उसके लिए कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं है। तो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि घर पे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रखने चाहिए और कौन कौन से नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आगे जब ज्वाइनिंग कर लोगे ना तो उसके बाद पता लगा, उसके बाद वो महत्व तो समझ में आता है कि घर पे हमें ये डॉक्यूमेंट रख देना था। तो उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो वहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हैं उनको तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी जाने वाले हैं तो वो जरूर से जरूर उस वीडियो को देखें और अपना जो डाउट है वो क्लियर करें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। तो उन बच्चों के द्वारा कहा गया है भाई कि हमसे ये डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा करवाए, और जो यानी ज्वाइन लेटर में जो जो लिखा था उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि छठे नंबर से शुरुआत है और इसमें एक दो तीन करके सब कुछ लिखा गया है, तो यही को लेके जाना है। और अगर आपके पास और भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको भी आप लेके जा साथ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे छठवा लिखा है, यदि आप ऊपर में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ रिपोर्ट करेंगे। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ आपको रिपोर्ट करना है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला लिखा है, मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि वर्णित हो। यानी एक तो जन्म प्रमाण पत्र किसी किसी का बना होगा, किसी किसी का नहीं बना होगा। तो दो चीज़ें कन्फ्यूजन में आती हैं कि हमें क्या जन्म प्रमाण पत्र लेके वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। तो जिनका नहीं बना है उनको बस आपका 10th की मार्कशीट लेके रखना, और जिनका बना हुआ है वो 10th की मार्कशीट भी बनी हुई होगी उनकी, और जन्म प्रमाण पत्र भी उनका बना हुआ होगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपका अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको लेके जा सकते हो आप, नहीं तो आपका 10th की मार्कशीट से काम चल जाएगा, 100% काम चल जाएगा। तो पहला हो गया मान्यता प्राप्त शैक्षणिक स्कूल या बोर्ड के द्वारा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि वर्णित हो। ये 10th की मार्कशीट में केवल होता है, 12th की मार्कशीट में जन्म तिथि आपकी वर्णित नहीं होती है। तो 10th की जो मार्कशीट होती है वो एक तरीके से आपका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे भी काम करती है और आपकी मार्कशीट के तौर पे भी काम करती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है इंटर स्नातक डिप्लोमा प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य टेक्निकल योग्यता प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आपका चयन अस्थायी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हुआ है। तो अस्थायी रूप से, इसके लिए घबरा मत जाना, ये अस्थायी रूप से लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि अभी 2 साल तक हम इम्परमानेंट है, यानी अस्थायी रूप से अभी हम चयनित हुए हैं इसमें, और अभी स्थायी होंगे 2 साल बाद हम स्थायी होंगे इसमें। तो इंटर स्नातक और डिप्लोमा, तो इंटर की मार्कशीट, स्नातक यानी जिस जो आपके में मांग रखा था जैसे बीएससी डिग्री से जो आपका सीआरपीएफ एसआई क्रिप्टो वाले कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और एएसआई टेक्निकल वालों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो इंटर और स्नातक डिग्री उनके लिए ही भाई, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा था, तो अपना डिग्री वगैरह अपने पास रखना। प्रोविजनल भी चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ओरिजिनल ही मांगा जाएगा, प्रोविजनल भी चल जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है जहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया था इसके मतलब वैकेंसी के रिलेटेड, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजनल और ओरिजिनल मार्कशीट भी चल जाएगी। प्रोविजनल भी आपका चल जाएगा, और आपने अभी तक नहीं वहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी से नहीं प्राप्त किया है तो आपका प्रोविजनल भी चल जाएगा। तो ये आपका हो गया। और अस्थायी रूप से यानी 2 साल तक हम अभी अस्थायी ही हैं, तब तक के लिए अस्थायी माने जाएंगे जब तक हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद 1 साल भी हमें अस्थायी तौर पर रखा जाता है, उसके बाद हमें परमानेंट कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इसको वही देखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एससी एसटी ओबीसी और क्रीमी और मतलब क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो आपका सर्टिफिकेट बनता है, क्रीमी लेयर बनता है जिनकी पर एनम जो कैपिटल होती है, यानी पर एनम जो उनका अर्निंग होती है वो 7 लाख के ऊपर होती है, तो उनका क्रीमी लेयर बनता है। और सभी का 7 लाख के 8 लाख के नीचे ही होता है, तो नॉन क्रीमी लेयर ही बनता है, क्योंकि अगर वो क्रीमी लेयर 7 लाख 8 लाख के ऊपर चले जाएंगे तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए नॉन क्रीमी लेयर ही सबका चलता है मैक्सिमम तौर पे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैटेगरी है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जो कि केंद्र सरकार सेवा के लिए मान्य हो, तथा निवास प्रमाण पत्र, यानी निवास प्रमाण पत्र के थ्रू ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, या एससी एसटी जो भी आपका सर्टिफिकेट बनाना है वो आपका
निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के तौर पे बनता है। यानी जो अगर बात करें जनरल वाले जो लड़के होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, वो उनका ईडब्ल्यूएस अगर उन्होंने बनवाया तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, और क्या लगेगा, निवास प्रमाण पत्र वो अपने साथ रखेंगे। और क्या होगा, अगर ईडब्ल्यूएस कितने से कितने डेट का जो वैलिड होगा, ये इसके ऊपर मैं बात करूँ तो मार्च से अप्रैल से होता है, यानी मतलब अप्रैल से अप्रैल तक आपका मान्यता होती है उसकी। तो अगर आपका अप्रैल 2023 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो एक अप्रैल वो या 31 मार्च इनके बीच में वो एक्सपायर होगा। तो अभी तक आपका चल जाएगा अगर अप्रैल के बाद का है। जैसे मैं बताऊं तो मेरा खुद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से सिलेक्शन हुआ इसमें, तो मेरा जो है वो बना था मार्च अप्रैल मई जून में बना था मेरा। तो अभी तक वो मई जून तक एप्लीकेबल होगा, तो उसको ही मैं लेके जाऊँगा, नया मत बनवाने लगना। अगर आपका इन डेट टिल डेट तक वैलिड है तो उसको ही रख लेना, अगर नहीं वैलिड है तो दूसरा आप बनवा लिए होंगे पहले से ही, ये मैं कामना करता हूँ या आशा करता हूँ। उसके बाद इतना हो गया भाई, निवास प्रमाण पत्र आप अपना रख लेना। उसका चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है, इस नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न प्री वेरिफिकेशन फॉर्म का उचित ढंग से भरे तथा फॉर्म में वर्णित अनुसार प्राधिकारी से सत्यापित कराया जाए। यानी जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका सबसे पीछे लगा हुआ था उसमें एसडीएम की, मजिस्ट्रेट की जो सिग्नेचर होनी थी, तहसीलदार की, कानून गो की जो सिग्नेचर होनी थी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छे ढंग से, यानी बाकायदा उसमें हाँ कि वो वैलिड हो, ऐसा नहीं किसी से भी करवा लो। तो वहाँ पे प्रधानाचार्य हो गया, किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन आपको करवाना था, एसडीएम मजिस्ट्रेट से आपको साइन करवाना था, तो वो सभी ने लगभग करवा लिया है, तो वो आपको लेके जाना है। तो वो हो गया सभी का। उसके 5वें नंबर पे लिखा हुआ, यदि कोई पूर्व सेवा में रहा हो, संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, या कोई ट्रेनिंग कर रहा हो पहले से या किसी अदर जॉब में हो, वो इस जॉब में आना चाहता है, तो आपका वहाँ के रेजिग्नेशन लेटर कि हमने रिजाइन किया है, और वहाँ के डीआईजी जो डीएसपी वगैरह होंगे उनके सिग्नेचर वगैरह जो मतलब बाकायदा लिखे हों कि हाँ इन्होंने इनको यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब ये वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उनका एक आपको रखना है। तो अभी यहाँ पे जितने भी लड़के थे वो कुछ ही लड़के बचे हैं, क्योंकि और सारे के सारे वो एक भाई था, वो उन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी लेके जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर भी उनको भी लेके जाना पड़ा होगा। उसके बाद आगे आपका छठवा है, ये यहाँ पे क्या, हाँ छठवां लिखा हुआ है, यदि भर्ती के दौरान कद अथवा सीने की माप में छूट लिए हो तथा आवेदन के समय फॉर्म संलग्न नहीं किया हो तो संबंधित फॉर्म निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना है। यानी हाइट में छूट, यानी किसी भी वजह से आपने हाइट में छूट लिया रखा होगा या सीने में छूट ले रखी होगी, तो अगर वहाँ पे आपने जमा नहीं किया होगा तो उसको जमा करके आप यहाँ पे लेके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें क्लियर होता है, क्योंकि लगभग सारे लड़के सबका फिट ही है, कोई होगा तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। आपका सातवां है, हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 10 फोटोग्राफ, आपका एक फ़ोटो खिंचवा लेना बाल वगैरह कटवा के, क्योंकि एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे 10 ही खिंचवाना, ज़्यादा मत खिंचवा लेना, क्योंकि वहाँ पे जैसे जाओगे आप डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करवा लोगे, तो जब आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, जब 13 तारीख तक रिपोर्ट करने को कहा है, तो तब तक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, तो आपकी फ़ोटो खिंचवाई जाएगी, वो भी बाल वगैरह कटवा के, सिंपल वो जो फौजी वाला बाल होता है वो कटवा के आपकी फ़ोटो खिंचवाई जाएगी, तब आपकी वो ही फ़ोटो वैलिड होगी। तो पहले से ही 20-50 मत खिंचवा लेना, 10 उन्होंने कहा है, 10 ही खिंचवा लेना, और बाल वगैरह अपने तरफ से कटवा के खिंचवाओ, क्योंकि वहाँ पर भी ये भी काम आ जाएगा। और बाल वगैरह बड़े मत रखना, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो वैलिड नहीं मानी जाएगी उसके बाद फिर, क्योंकि वहाँ पे वो अलग फ़ोटो खिंचवाएंगे, वर्दी में जो आपकी रहेगा फेस कटिंग वगैरह देख के, शेविंग वगैरह करवा के वो फ़ोटो खिंचवाएंगे अलग से। तो 10 ही रखना आप अपने पास, ये हो गया। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में स्वयं के नाम पर खोले गए बचत खाते की पासबुक की प्रथम पेज की प्रति, एटीएम की सुविधा सहित जिसमें वेतन एवं भत्ते आरहित किए जाएं एवं कैंसिल चेक का एक पन्ना। तो आपका एक मतलब चेकबुक आपकी रहनी चाहिए, पासपोर्ट आपका वो क्या कहते हैं उसे, मतलब पासबुक एक रहनी चाहिए, और आपका एटीएम कार्ड रहना चाहिए। तो ये आपको लेके जाना है वहाँ पे चेकबुक, और ये मैंडेटरी नहीं चेकबुक वगैरह, वो बाद में भी लेके जा सकते हो, लेकिन आप अपना कार्ड और पासबुक अपने साथ अभी रख लेना। चेकबुक का यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे आवश्यक तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप सभी लोग बनवा ही लिए होंगे, क्योंकि चेकबुक अगर आपने साथ ही अप्लाई किया, भाई कोई बैंक में खाता खुलवाने थोड़ी ना गए थे, खाता मेन करके नौकरी के लिए खुलवाने गए थे, तो चेकबुक आपने करवा लिया होगा। उसका 9th नंबर पे लिखा हुआ है कि रुपये 5,000 मात्र जो कि मतलब मैस अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, इसके अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए और पर्याप्त धनराशि, यानी 5,000 रुपये आपको जाते ही वहाँ पे दे देना पड़ेगा मैस इंचार्ज को। जब आप खाना खाओगे सुबह और शाम में, तो उसके लिए आपको 5,000 1 महीने का पहले से ही दे देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी सैलरी आएगी तो ये 5,000 उसी में ऐड होके आएंगे, ये बात आप देख लेना।
तो 5,000 वो रुपये आपसे ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपकी सैलरी वो 5,000 उसमें ऐड करके आएगा। वो आपकी जो स्लिप मिलेगी उसमें देखना वो लिखा रहेगा कि आपने जो 5,000 रुपये जमा किए थे ये वो वाला एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो उसके अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पर्याप्त धनराशि, तो आप अपना अगर कोई खर्चा, जैसे कोई मतलब कोई कोई बच्चा है जो यहाँ से कोई सामान नहीं लेके जा रहा है, वो वहाँ पे सोच रहा है हम कैंटीन में खरीद लेंगे, मेस में हम खरीद लेंगे वहाँ पे, तो अब आप अपने मुताबिक पैसे रख लेना कि हमें वहाँ पे ख़रीदना है कि यहाँ पे, जैसे मैंने सारी तैयारियाँ यहाँ से ही कर ली हैं तो वहाँ पे जाके मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बात की है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे जो लेना पड़ जाए, वैसे सारा सामान मैंने पैक कर लिया है तो मुझे वहाँ जाने मतलब वहाँ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होगा, कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो वहाँ पे अगर लेना चाहेगा तो अपने हिसाब से अपना 5-10 हज़ार रुपये अपने पास रखे रहना, और 5,000 रुपये तो आपको मेस में देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी आवश्यकता अनुसार कपड़े एवं लाइट बेडिंग, तो आपकी आवश्यकता अनुसार कपड़े, यानी आप जो कपड़े पहनना चाहते हो, ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे कि फॉर्मल या कैजुअल ही चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से एक हिदायत है कि आप एक फॉर्मल जरूर से ज़रूर रख लेना, एक बूट रख लेना जो मतलब फॉर्मल शूज़ होता है वो आप एक सेट जरूर रख लेना। उसके बाद अपना कैजुअल एक जीन्स और पैंट को जो आप पहनते हो घर पे, या मतलब मैरिज वगैरह में अटेंड करने जाते हो, फॉर्मल शूज़ ज़्यादा चटकता फटकता ना हो, सिंपल कलर का हो, प्लेन कलर का हो, क्योंकि वहाँ पे देखो डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है। वो डिफेंस है, सेना है, अब सैनिक बल है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा अनुशासन बना के रखना पड़ता है। तो चटक मटक ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आप कैजुअल पहन सकते हो। जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह आप ले लो जो लगे हाँ कैजुअल है, बढ़िया एक अच्छा सा लगे। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड आपके पास तो रहेगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, एक प्रतिलिपि मतलब पैन कार्ड की और आधार कार्ड की। उसका नॉमिनेशन 12वां नंबर, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समझ में नहीं आ रहा है कुछ कैंडिडेट को, उन्होंने मेरे पास कॉल करके भी पूछा। तो यहाँ पे लिखा 12वें नंबर पे नॉमिनेशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेजों हेतु उत्तराधिकारी का विवरण एवं उम्र जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। देखो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है, तो ये जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप में यहाँ पे क्या करो, तो नॉमिनेशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेजों हेतु उत्तराधिकारी, कि आप अपने बाद आप अपने मतलब अपना उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहोगे। तो आपकी अगर बीवी होगी, शादी हुई होगी, तो आप अपनी पत्नी को बना सकते हो। अगर शादी नहीं हुई है तो अपनी मम्मी का आप आधार कार्ड लेके चले जाना। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र आवश्यक है, क्योंकि अब भाई मम्मी लोग बहुत पुराने हो गए हैं, तो उनका शायद वही जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये शायद ना मिले, क्योंकि मार्कशीट वगैरह ही नहीं मिलेगी उनकी। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आप आधार कार्ड की 2 कॉपी रख लेना, पैन कार्ड की 2 कॉपी रख लेना, पहचान पत्र अगर उनका होगा तो उसकी 2 कॉपी रख लेना, क्योंकि पहचान पत्र जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाता है, क्योंकि उससे इलेक्शन होता है चुनाव में, वो मतलब वोट डाल सकती हैं। तो उनका एक पहचान पत्र का 2 कॉपी ले लेना, आधार कार्ड का 2 कॉपी ले लेना और पैन कार्ड का 2 कॉपी ले लेना, और संलग्न पूर्व सत्यापन फॉर्म, तो आपका इसके साथ जो आप ज्वाइनिंग लेटर है उसको भी साथ लेके अपना जाना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई जो हमने डिस्कस कर लिए, तो आपको इतनी चीज़ें अपने साथ रखनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है घर पे हर एक चीज़ की एक फ़ोटोकॉपी, एक ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी करवा लो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ड्यूटी करने चले गए, आपका भी जाते ही क्या करवा लेंगे, वो डॉक्यूमेंट सारा जमा करवा लेंगे, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट उनके पास जमा हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। तो अगर आप कोई वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म डालना चाहते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा। तो या तो ये करो कि आप एक फ़ोटोकॉपी घर पर रखवा लो, ये करो नहीं 100% ये आवश्यक है, अनिवार्य कर लो इसको कि घर पर एक ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी हर चीज़ की, यानी कलर प्रिंट आउट निकलवा लो, एक ब्लैक एंड वाइट निकलवा के उसे घर पे रख दो। और एक काम आपको करना है, अपने जीमेल पे जो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके उस पर सेव कर दो, वो परमानेंट हो जाएंगे। कहीं भी किसी मोबाइल में आप अपना जीमेल लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे फट से ईमेल मतलब रिसीव हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हो। और एक आपको अपने साथ वहाँ पर भी रखना है, यानी कलर प्रिंट आउट 3-4 निकलवा लो, एक तो अपने साथ रखना, एक ओरिजिनल वहाँ पे जमा कर देना, एक वहाँ पर भी अपने साथ रखना, एक घर पे रख के चले जाओ, कभी छुट्टी वगैरह पे आओ तो यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह डालना हो तो डाल सकते हो, और एक आपका जीमेल पे डाल दो। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब जाओगे, जॉब करोगे, कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें जब भरने का फॉर्म मन करेगा कि इसमें भर दूँ, इसमें भी मेरा हो जाए सिलेक्शन, पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसमें तब पढ़ पाओगे। तो आप इसीलिए कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है कि परमानेंट आप सीआरपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हो कि आप इससे मतलब निकल के बाहर भी कहीं जाना चाहते हो, या इसमें ही आगे डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएंगी, इसमें ही आगे और बढ़ना चाहते हो, एएसआई से एसआई पे, या एसआई कोई हो तो इंस्पेक्टर पे, असिस्टेंट कमांडेंट पे। तो वहाँ पे आप जाने के लिए अगर इच्छुक हो तो भाई अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, ओरिजिनल घर पर भी रख देना, अपने साथ रखना, और ओरिजिनल तो आपका जमा हो ही जाएगा। वो इसलिए जमा करते हैं, वेरीफाई होता है आपके यूनिवर्सिटी, वो कागज़ जाता है, सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी तक भेजे जाते हैं, वहाँ से वो वेरीफाई होके आता है कि हाँ ये बच्चा
वैलिड है, फर्जी इन्होंने नहीं बनवाया है, इस वजह से वो चेक होते हैं। क्योंकि कोई कोई लोग होता है यहाँ तक भी वो पहुँच जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर के, तो वो फर्जी चेक करने के लिए, और बहुत बच्चे यहाँ पे आउट भी होते हैं कि फर्जी वाड़े में फंस जाते हैं, उनको 420 का केस लग जाता है। तो फर्जी में उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, सिलेक्शन ले लिया, सैलरी भी उठा रहे हैं 3-4 महीने की, उसके बाद जब वो वेरीफाई होके आता है उनका कागज़, तो वो क्या रहता है, फर्जी में फंस जाते हैं वो, तो तभी उनको निकाल दिया जाता है, इसलिए वो करवाते हैं। तो यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा आपका कागज़, उसके बाद 6 से 7 महीने में या 1 साल में आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएगा। तो ये सारी बातें नहीं जो मुझे पता थी, मेरे इन्फॉर्मेशन तक थी, मैंने आपको बता दिया है। और आपको कोई भी ज़रूरत लगती है तो आप मेरे मतलब अगर इसमें सारे लड़कों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो मेरा नंबर आप उसमें अवेलेबल होगा, मुझसे आप बात कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, या आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मैं मिलता हूँ भाई आप सभी को भी, अपना मेरा भी चंडीगढ़ बना रखा है जीसी, तो मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ जल्द से जल्द। सो तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।